एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सीनियर एलिमेंट्री टीचर केमिस्ट्री का पेपर जो कि एफपीएससी ने कंडक्ट किया था 9 अगस्त 2026 को। हमारे पास ओरिजिनल पेपर तो नहीं है, लेकिन जो कैंडिडेट्स इस टेस्ट में अपीयर हुए थे और उनकी मेमोरी में जो क्वेश्चंस रह गए थे उन्होंने हमारे साथ शेयर किए हैं। तो ये बात मैं क्लियर करती चलूँ कि लाजमी नहीं है कि जो स्टेटमेंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एग्जैक्ट वही स्टेटमेंट्स पेपर में आई हों। स्टेटमेंट चेंज हो सकती है आपके क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं वो सीरीज में नहीं हो सकते। कुछ ऑप्शंस स्टूडेंट्स को याद थे जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं, कुछ ऑप्शंस याद नहीं थे। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर तो आप लोग किसी ऐसी टेस्ट में अपीयर होने जा रहे हो जो इस सीनियर एलिमेंट्री टीचर के लिए है, या जिसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हो, या जिसमें पेडागोजी आ रही हो, एफपीएससी के किसी टेस्ट में आप अपीयर होने जा रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और अगर तो आप लोग आप में से कोई भी इस टेस्ट में अपीयर हुआ था और अगर तो आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन नहीं था या एडिशनल कोई क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। केमिस्ट्री के सेक्शन में पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, हमें जो है वो इक्वेशन दी हुई थी कि कॉपर का कैटाइन है +2, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कॉपर का न्यूट्रल मेटल बनाया। तो अब इफ concentration of copper ions is decreased from 1 molar, what would be the effect on reduction potential? अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारे पास ये रिएक्शन है और अगर तो कॉपर के आयंस की कंसंट्रेशन 1 मोलर से डिक्रीज हो रही है तो कॉपर के आयंस के डिक्रीज होने से रिडक्शन पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर हम देखें कि कॉपर के आयंस जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं, तो जितने कम कॉपर के आयंस होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी जो है वो भी कम हो जाएगी। तो रिडक्शन क्या है? रिडक्शन बेसिकली गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है और ऑक्सीडेशन जो है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है। अब यहाँ पे क्योंकि कॉपर के आयंस की कंसंट्रेशन ही कम होगी, हमारे पास कम कॉपर के आयंस होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स को भी एक्सेप्ट इतना ज्यादा नहीं करेंगे, कम इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट होंगे जिसकी वजह से रिडक्शन क्या होगी वो भी कम होगी। तो रिडक्शन पोटेंशियल पे क्या फर्क आएगा? इट विल इंक्रीज पॉजिटिवली, ओ सॉरी, इट विल डिक्रीज पॉजिटिवली। तो यहाँ पे आपका ये आंसर आ जाएगा। रिडक्शन की एबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि कॉपर के आयंस डिक्रीज होंगे, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी डिक्रीज होगी और जिसकी वजह से रिडक्शन की पोटेंशियल जो है वो आपकी डिक्रीज होगी। देन okay, next is in sealed syringe at constant temperature, air pressure rises when plunger reduces volume mainly because molecules। अब यहाँ पे बेसिकली कहा ये जा रहा है कि हमारे पास एक सिरिंज है, उसमें जो वो वॉल्यूम को रिड्यूस कर रहा है। सपोज करें पहले यहाँ पे था, अब इस प्लंजर को हम नीचे लेकर आए तो वॉल्यूम क्या हुआ? रिड्यूस हो गया। और टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है बेसिकली कि वॉल्यूम को रिड्यूस करने से एयर का प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? अब यहाँ पे अगर तो जैसे यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा था तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर थे और इन मॉलिक्यूल्स की कोलिजन वॉल्स के साथ इतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन इस वाली फिगर में जैसे ही आपका वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस हुआ, वॉल्यूम कम हुआ, तो वॉल्यूम के कम होने से क्या होगा? पार्टिकल्स एक दूसरे से करीब आएंगे और सरफेस के पास मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल्स जो सरफेस के पास होंगे उनका टकराव जो है उनकी कोलिजन्स वॉल से ज्यादा होंगी। अगर हम इस केस में देखें तो इस केस में आपकी कोलिजन्स इतनी ज्यादा नहीं होंगी, इस केस में आपकी कोलिजन्स ज्यादा होंगी क्योंकि मॉलिक्यूल्स के पास स्पेस कम होगा और इन कोलिजन्स की वजह से क्या होगा? जो है आपका एयर का प्रेशर जो है वो इंक्रीज और जैसे ही ये कोलिजन्स दीवार के साथ होती हैं तो आपके जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली जो है वो दीवार से टकराएंगे और हमें पता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स जैसे ही दीवार से टकराते हैं तो वो प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली प्रेशर इंक्रीज क्यों हो रहा है एयर का? बिकॉज मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक वॉल मोर फ्रीक्वेंटली, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो है वो वॉल के साथ ज़्यादा फ्रीक्वेंटली, ज़्यादा तेजी से जो है वो टकरा रहे हैं। यहाँ पे हमारा ये करेक्ट आंसर होगा, स्ट्राइक वॉल मोर फ्रीक्वेंटली।
if the value of n is equals to 3 and l is equals to 2, electrons will be filled in which subshell? अब यहाँ पे आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू दी गई है 3 और आपको एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू दी गई है 2। तो हमें पता है कि अगर तो आपका जो है वो n इज इक्वल्स टू 3 है, इट मीन्स आपका जो है वो शेल नंबर 3 है, और l इज इक्वल्स टू 2। हमें पता है कि अगर तो l की वैल्यू 0 होती है, इट मीन्स s ऑर्बिटल की बात हो रही है। अगर तो l की वैल्यू 1 होगी, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट p ऑर्बिटल। अगर तो l की वैल्यू 2 है, इट मीन्स d ऑर्बिटल। अगर तो l की वैल्यू 3 है, इट मीन्स f ऑर्बिटल होगा। तो यहाँ पे शेल आपका कौन सा होगा? थर्ड शेल होगा। और आपका एल जो है एजमेथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है, जिससे हमें ये पता चलता है कि आपका ऑर्बिटल कौन सा होगा? डी होगा। तो यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फिल होंगे? 3d सब शेल में फिल होंगे। सो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 3d। Then next is, if electron jumps from n is equals to 4 to n is equals to 2, then which series is present? अब यहाँ पे बेसिकली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात की गई है। यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि आपका जो है हायर एनर्जी लेवल 4 से अगर कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके जो है सेकंड एनर्जी लेवल में आ रहा है, तो कौन सी सीरीज होगी? तो यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से हमें ये बात पता चलती है कि अगर तो कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका किसी भी हायर एनर्जी लेवल में है, अगर तो वो लोअर एनर्जी लेवल 1 में आ रहा है, तो आपकी सीरीज कौन सी होती है? लाइमन सीरीज होती है। अगर तो आपका इलेक्ट्रॉन सेकंड एनर्जी लेवल में जंप करके आ रहा है, तो आपकी जो सीरीज होगी वो कौन सी होगी? बाल्मर होगी। अगर तो आपका इलेक्ट्रॉन थर्ड एनर्जी लेवल में जंप करके आ रहा है, तो आपकी सीरीज कौन सी होगी? पास्टन होगी। देन फोर्थ है तो ब्रैकेट होगी, फिफ्थ है तो पी फंड होगी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर तो इलेक्ट्रॉन फोर्थ एनर्जी लेवल से सेकंड एनर्जी लेवल में जंप करके आ रहा है, तो आपकी सीरीज कौन सी होगी? तो सेकंड एनर्जी लेवल में जब भी इलेक्ट्रॉन वापस आता है, तो वो बाल्मर सीरीज होती है। तो यहाँ पे बाल्मर सीरीज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है पॉलीमर का। नायलॉन 66 एक पॉलीमर है। इट इज फॉर्म्ड बाय विच टू मोनोमर्स? कौन से दो मोनोमर्स मिलकर जो है वो नायलॉन 66 बनाते हैं? तो नायलॉन 66 की अगर हम बात करें, तो ये दो मोनोमर्स से मिलकर बना हुआ होता है। एक आपका हेक्सामिथाइलिन डायमीन और दूसरा आपका एडिपिक एसिड। और नायलॉन 66 जो है ये कंडेंसेशन पॉलीमर है। ये दोनों मोनोमर्स जब आपस में मिलते हैं, तो वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है, वाटर की एलिमिनेशन होती है, और अमाइड लिंकेज के थ्रू ये आपस में बॉन्डेड होते हैं। और अगर तो हम बात करें नायलॉन 66 की, तो अक्सर हमारे पास ये क्वेश्चन भी आता है कि नायलॉन 66 कौन सा पॉलीमर है? तो ये सिंथेटिक पॉलीअमाइड है बेसिकली। तो जो दो मोनोमर्स जो मिलकर नायलॉन 66 बनाते हैं, एक है हेक्सामिथाइलिन डायमाइन एंड दूसरा है आपका एडिपिक एसिड। यहाँ पे दूसरे ऑप्शंस हमारे पास नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर ये है। देन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ इज एन एमॉर्फस सॉलिड डिफरेंट फ्रॉम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स? हमें पता है कि हमारे पास सॉलिड्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स, एक होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री होती है, एक इनके अंदर ऑर्डर ऑफ जो है वो एक पर्टिकुलर एंगल्स होती है, पर्टिकुलर इनकी अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की, जबकि एमॉर्फस में रैंडम अरेंजमेंट होती है। और उसके अलावा कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता एमॉर्फस सॉलिड्स में, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में पर्टिकुलर पैटर्न के थ्रू आपके जो हैं वो पार्टिकल्स कनेक्टेड होते हैं। और एक और जो इन ऑप्शंस में से अगर हम देखें, तो मेल्टिंग पॉइंट का जो है वो बहुत बड़ा फर्क है दोनों में। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो शार्प होती है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है उनकी पूरी रेंज होती है। जैसे ही क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है ज्योमेट्री का, तो सारे एंगल्स जो हैं उनकी सारी जो भी अरेंजमेंट है वो एक ही टेम्परेचर पे एकदम से टूट जाती है। उनके अंदर जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हर जगह से टूट जाते हैं। जबकि अगर हम एमॉर्फस सॉलिड की बात करें, तो कहीं पे इनकी जो है वो अट्रैक्शन ज्यादा होगी, कहीं पे इनकी अट्रैक्शन कम होगी। क्यों? क्योंकि इनमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट नहीं होता, रैंडमली अरेंज होते हैं। कहीं पे इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज्यादा होता है, कहीं पे कम होता है। तो यहाँ पे अगर तो हम किसी भी एमॉर्फस सॉलिड को सपोज करें हम मेल्ट करना स्टार्ट करते हैं, तो अगर तो ये 25 डिग्री पे मेल्ट होना स्टार्ट हुआ, तो ये कम्प्लीटली
सपोज करें 65 डिग्री पे जाके ये मेल्ट हो रहा है, तो हम कहेंगे कि इसकी एक पूरी रेंज है मेल्टिंग पॉइंट की। एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पे ये मेल्ट होता है, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पूरा मेल्ट नहीं हो जाता। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की अगर हम बात करें तो उनकी शार्प मेल्टिंग पॉइंट होती है। अगर किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड की मेल्टिंग पॉइंट 25 डिग्री है, इट मीन्स वो 25 डिग्री या ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री तक वो कम्प्लीटली मेल्ट हो जाएगा। तो ये एक मेन जो है पॉइंट है जो कि एमॉर्फस सॉलिड को क्रिस्टलाइन सॉलिड से डिफरेंशिएट करता है। एमॉर्फस सॉलिड्स मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है। यहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है आयरन की। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास है आयरन, देन साइनो ग्रुप के 6 लगे हुए हैं, देन ओवरऑल चार्ज कितनी है -4। तो हमें आयरन की मालूम करनी है ऑक्सीडेशन स्टेट। सपोज दिस इज एक्स, देन जो साइनाइड आयन की जो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1 होती है 6। देन ये ओवरऑल किसके बराबर है, ये ओवरऑल है -4 के इक्वल है। देन यहाँ पे ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस माइनस माइनस 6 इंटू 1 6 इज इक्वल्स टू -4। यहाँ पे आपका ये हो जाएगा -4 प्लस 6 इज इक्वल्स टू +2। तो यहाँ पे आपके आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी, +2। +2 इज द करेक्ट आंसर हेयर। Next we have central atom iodine in ICl4 minus has hybridization। अब यहाँ पे अगर हम सेंट्रल एटम आयोडीन को देखें तो आयोडीन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 7, जबकि यहाँ पे -1 चार्ज है। इट मीन्स अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और ये बॉन्ड कितने बना रहा है टोटल, ये कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 ICl बॉन्ड्स बना रहा है। तो इसके पास जो है टोटल अगर हम बात करें तो 4 इसके बॉन्ड पेयर्स हो जाएंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसके सराउंडिंग में कितने होंगे, इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके अपने थे, जबकि 4 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के आएंगे, तो ये हो जाएंगे टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स। अब 12 इलेक्ट्रॉन्स इसके सराउंडिंग में आएंगे, इट मीन्स टोटल इलेक्ट्रॉन के पेयर्स पे कितने होंगे, वो हो जाएंगे 6, जिसमें से आपके जो है वो 4 बॉन्ड पेयर्स हैं, 4 बॉन्ड पेयर्स हैं और 2 इसके लॉन पेयर्स होंगे। तो अगर तो इसका स्टेरिक नंबर बेसिकली क्या है, इसका स्टेरिक नंबर है 6। तो बेसिकली अगर हम आयोडीन की बात करें तो आयोडीन के 7 इलेक्ट्रॉन इसके अपने थे, 1 इलेक्ट्रॉन इसकी माइनस चार्ज है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास फर्दर आए, तो टोटल इसके सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे वो होंगे 6। और ये 6 जो है वो इसका स्टेरिक नंबर है। और अगर तो हम स्टेरिक नंबर 6 की बात करें तो उसकी जो आपके पास जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp3d2। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा D2sp3। अगर तो स्टेरिक नंबर 2 है तो sp होगी, अगर तो स्टेरिक नंबर 3 है तो sp2, और स्टेरिक नंबर 4 है तो sp3, 5 है तो sp3d, 6 है तो sp3d2, 7 है तो sp3d3। ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं बेसिकली। सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा D2sp3 या sp3d2। Then next we have in a galvanic cell electrons in the external circuit flow from। जो galvanic cell होता है या voltaic cell अगर हम कह लें तो यहाँ पे जो electrons का flow होता है external circuit में ये होता है from anode to cathode। from anode to cathode, anode पे oxidation होती है जबकि cathode पे क्या होता है, reduction होती है। Then next Okay, next we have what happens with internal energy in isothermal expansion। अगर isothermal expansion हो रही है, it means temperature आपका क्या है, constant है। तो isothermal expansion में internal energy पे क्या फर्क पड़ेगा, तो internal energy जो है basically वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर तो टेम्परेचर वेरी करेगा तो ही इंटरनल एनर्जी वेरी करेगी, अगर तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो इंटरनल एनर्जी पे कोई फर्क नहीं आएगा और वो कांस्टेंट रहेगी, इट विल रिमेन सेम। तो यहाँ पे रिमेन सेम विल बी द करेक्ट आंसर। neutral atom has 15 electrons, valence electronic configuration will be। एक एटम है न्यूट्रल जिसके 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी। तो अगर तो हम सीरीज लिखें, सपोज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3।
तो यहाँ पे ये हो गए आपके 2 and 2 4 and 6 10 2 12 and 3 15। तो ये हो गए आपके 15 इलेक्ट्रॉन्स और इसकी जो वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन वो हो जो होगी वो हो जाएगी 3s2 3p3। तो 3s2 3p3 इज द करेक्ट आंसर। और 15 इलेक्ट्रॉन्स जो है जो आपका जो ये कौन सा एटम होगा वो होगा फास्फोरस, क्योंकि फास्फोरस के 15 इलेक्ट्रॉन्स 15 प्रोटॉन्स होते हैं और फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। Then next is the role of salt bridge in copper zinc cell। कॉपर या जिंक कॉपर जिंक सेल जो होता है उसमें सॉल्ट ब्रिज जो लगी होती है उसका रोल क्या है। तो उसके ऑप्शंस नहीं है हमारे पास। अगर तो आपको ऑप्शंस याद हैं तो आप हमें बता सकते हैं, लेकिन मेनली इसका जो रीजन है वो इसका जो रोल है वो मैं आपको बता देती हूँ। सॉल्ट ब्रिज जो होती है वो बेसिकली जो है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करती है और उसके अलावा जो इंटरनल सर्किट है वो कंप्लीट करता है, क्योंकि जो दो हाफ सेल होते हैं उनके बीच में ये लगी हुई होती है तो ये आयंस को मूव करने में हेल्प करता है। देन जो डायरेक्ट मिक्सिंग को प्रिवेंट करता है और जो कंटिन्यूस करंट फ्लो को जो है वो मेंटेन करता है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एंड कंप्लीट द सर्किट बाय अलोइंग आयन माइग्रेशन। तो अब इसके हिसाब से आपके पास जो भी ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था विच मॉलिक्यूल हैज अ पोलर बॉन्ड बट नो परमानेंट डायपोल मोमेंट। हम इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जिसके अंदर बॉन्ड्स तो पोलर हैं लेकिन उसका डायपोल मोमेंट नहीं है। तो SO2 की अगर हम बात करें तो SO2 में बॉन्ड जो है वो पोलर हैं, क्योंकि ऑक्सीजन पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और सल्फर पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और इसकी जो शेप होती है वो बैंड शेप होती है जिसकी वजह से इसका डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होता है। वाटर की भी अगर हम बात करें तो OH के जो बॉन्ड होते हैं ये पोलर होते हैं लेकिन इसकी भी शेप बैंड होती है जिसकी वजह से इसका डायपोल मोमेंट भी कुछ ना कुछ होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो शेप होती है वो लीनियर होती है और कार्बन पे आ जाती है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे आ जाती है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो कार्बन एंड ऑक्सीजन के जो बॉन्ड्स हैं वो तो पोलर हैं लेकिन ओवरऑल ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, इसकी जो डायपोल मूवमेंट होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। क्यों? क्योंकि इसकी जियोमेट्री ऐसी है, लीनियर जियोमेट्री है, तो यहाँ पे डायपोल्स जो है वो कैंसिल हो जाते हैं। जबकि SO2 H2O और अमोनिया इनकी जो शेप्स होती हैं इनमें जो डायपोल है वो कैंसिल नहीं होता। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा CO2। Then next is if delta H is equals to 50 kilojoule, delta S is equals to 200 joule and temperature is equals to 400 Kelvin, what will be the value of delta G? तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, डेल्टा G का फार्मूला लगाएंगे, डेल्टा G is equals to डेल्टा H minus T डेल्टा S। लेकिन उससे पहले हम एक और काम भी करेंगे, यहाँ पे आपकी डेल्टा H का जो यूनिट है वो किलो जूल है जबकि डेल्टा एस का यूनिट आपका जूल है जिसको हम किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे और इसको किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 0.2 किलो जूल। क्योंकि हमारे पास हमें सारे जो यूनिट्स हैं वो यूनिफॉर्म रखने होते हैं तो हम डेल्टा एस को भी किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे। फिर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट अप करेंगे, डेल्टा एच 50 किलो जूल माइनस टेम्परेचर आपका 400, डेल्टा एस जो है वो आपका 0.2 किलो जूल। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बेसिकली ये हो जाएगा 50 माइनस 400 इंटू 0.2 अगर हम करें तो ये हो जाएगा हमारा 80 आ जाएगा। 50 माइनस 80 हमारे पास आंसर आएगा -30 किलो जूल। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा -30 किलो जूल। -30 किलो जूल इज द करेक्ट ऑप्शन। Then next is in ammonium ion formed from NH3 and H plus। अमोनियम जो आयन होता है NH4 प्लस ये किससे बनता है, NH3 अमोनिया और हाइड्रोजन प्रोटॉन से बनता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि NH बॉन्ड इनिशियली जो बनता है वो कौन सा होता है। तो अगर तो हम बात करें अमोनिया की, अमोनिया के साथ जब H प्लस मिलता है तो ये बनाता है अमोनियम आयन। तो अमोनिया की अगर हम बात करें तो अमोनिया के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं जिसमें से एक बॉन्ड इसका
इसके 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ होते हैं, बाकी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर होते हैं। और अगर हम इसके पास जो H प्लस आता है उसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो ये क्या करता है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इस H प्लस के साथ शेयर करता है। अब यहाँ पे यहाँ पे जो शेयरिंग हो रही है वो वन साइडेड शेयरिंग हो रही है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनता है, आपका कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। जबकि ये जो 3 बॉन्ड हैं NH के, ये आपके कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, और ये जो N और H प्लस का जो आयन है ये आपका कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। जबकि ये जब जब सब बन जाते हैं उसके बाद सारे बॉन्ड्स एक जैसे होते हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन इनिशियली इसको हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अमंग कार्बन कार्बन सिंगल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। हमारे पास एक है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एक है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। शॉर्टेस्ट बॉन्ड इज मेनली एसोसिएटेड विथ। अब यहाँ पे कह रहा है कि शॉर्टेस्ट बॉन्ड जो होगा वो किसका होगा, अगर तो हम बात करें तो शॉर्टेस्ट बॉन्ड जो होगा वो होगा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का। ये लॉन्गेस्ट होगा। क्यों शॉर्टेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज्यादा है, तो इनकी ओवरलैपिंग भी ज्यादा होगी, तो यहाँ पे ग्रेटर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, जिसकी वजह से बॉन्ड जो अट्रैक्शन ज्यादा होती है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, अट्रैक्शन होगी, और वो बॉन्ड का जो डिस्टेंस है वो कम होगा। जबकि यहाँ पे इसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी कम होगी, तो यहाँ पे बॉन्ड जो है वो थोड़ा ज्यादा होगा, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड होता है वो लॉन्गेस्ट होता है। तो यहाँ पे जो रीजन है वो क्या है, ग्रेटर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। देन नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज अ स्टेट फंक्शन। अब स्टेट फंक्शन की अगर हम बात करें तो स्टेट फंक्शन डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस पे, जबकि पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो इन सब एग्जांपल्स में से अगर हम देखें तो एंथैल्पी जो है वो आपका स्टेट फंक्शन होता है, ये जो है इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड करता है, जबकि वर्क, हीट एंड फ्रिक्शनल पाथ ये सारे आपके पाथ फंक्शंस होते हैं, पाथ डिपेंडेंट होते हैं। Then next is 87.2% of a compound will decay after 18 hours. The half life of the compound is। अब हाफ लाइफ क्या होती है, वो टाइम जिसमें आपकी कोई भी जो है वो अमाउंट जो है वो हाफ हो जाए। तो अगर तो हम सपोज करें हम 100% से स्टार्ट कर रहे हैं, 100% से स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे ही पहली हाफ लाइफ गुजरेगी, आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ हमारे पास कितना अमाउंट बचेगा, 50% बचेगा। सेकेंड हाफ लाइफ के बाद हमारे पास कितना अमाउंट बचेगा, 25% बचेगा। थर्ड हाफ लाइफ के बाद हमारे पास 12.5% बचेगा। फोर्थ हाफ लाइफ के बाद अभी और हाफ हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कह रहा है कि 18 घंटे गुजरने में कितना कंपाउंड आपका डीके हुआ है, 87.2%। तो 100 में से अगर हम 87.2 को माइनस करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 12.8%। इट मीन्स 18 आवर्स के बाद हमारे पास कंपाउंड कितना बचा है, 12.8%। इट मीन्स कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी है। अगर तो ये 12.5% होता, इट मीन्स आपकी ये जो अप्रोक्सीमेटली 3 हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं, क्योंकि 3 हाफ लाइफ गुजर जाने के बाद आपकी अमाउंट जो है वो 12.5% बचती है, यहाँ पे 12.8% बची है। तो अराउंड 3 हाफ लाइफ गुजरी होंगी, और 3 हाफ लाइफ गुजरी हैं 18 घंटों में। इट मीन्स एक हाफ लाइफ कितने की होगी, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम 18 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 6। इट मीन्स एक हाफ लाइफ आपकी 6 आवर्स की थी। देन आफ्टर 12 आवर्स आपकी दूसरी हाफ लाइफ आई, 50% बचा। आफ्टर 18 आवर्स आपकी थर्ड हाफ लाइफ आई, और आपके पास कितना अमाउंट बचा, 12.8% बचा। तो इसकी हाफ लाइफ कितनी होगी इस कंपाउंड की, वो हो जाएगी 6 आवर्स। देन नेक्स्ट इज at phase equilibrium for one component the chemical potential in the coexisting phases is। अब यहाँ पे कह रहा है कि वन कंपोनेंट सिस्टम का फेस इक्विलिब्रियम है। सपोज करें कोई चीज लिक्विड में है जो कि इक्विलिब्रियम में है, किसके साथ, वेपर के साथ, या कोई सब्सटेंस आपका सॉलिड में है जो कि इक्विलिब्रियम में है, किसके साथ, आपका लिक्विड के साथ। तो यहाँ पे केमिकल पोटेंशियल जो कोएग्जिस्टिंग फेसेस की वो सारी इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि अगर तो किसी भी साइड ज्यादा हो गई, सपोज करें लिक्विड वाली साइड ज्यादा हो गई, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो किसी भी एक साइड अगर केमिकल पोटेंशियल आपकी ज्यादा होगी तो आपका जो है वो
वो मेटल जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करना शुरू होगा। तो इसकी वजह से अगर तो फेस इक्विलिब्रियम है तो वहां पे केमिकल पोटेंशियल कोएग्जिस्टिंग फोर्सेस का शुड बी इक्वल इन ईच फेस। तो ये आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट हमारे पास है हाउ डज अ कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट जो किसी भी रिएक्शन का रेट इंक्रीज करते हैं वो कैसे करते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक ऐसा पाथवे प्रोवाइड करते हैं जिसकी जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी लोअर होती है। तो बेसिकली कैटलिस्ट क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारे पास होगा बाय डिक्रीजिंग और बाय लोअरिंग दी एक्टिवेशन एनर्जी। Then next is for a reaction having rate law R is equals to KAB square. By doubling the concentration of B while keeping A constant, the rate will be. अब हमारे पास रेट लॉ है R is equals to KA and B का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर तो A की जो है वो कंसंट्रेशन कांस्टेंट है और अगर हम B की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, कितना इंक्रीज कर रहे हैं, 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं, इसको डबल कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा, 2b का स्क्वायर हो जाएगा, 2b का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4b। इट मीन्स आपका रेट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट के, तो यहाँ पे आपका रेट जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज होगा। तो इट विल इंक्रीज 4 टाइम्स इज द करेक्ट आंसर। Then next is in second order reaction the graph is between। second order reaction में जो ग्राफ होता है वो 1/a वर्सेस टाइम होता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा दिस 1/a वर्सेस टाइम। जबकि a वर्सेस टाइम जो है ये आपका 0 ऑर्डर का ग्राफ होता है और लॉगरिथम ऑफ a वर्सेस t ये आपका होता है फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ होता है। जबकि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ 1/a वर्सेस टाइम होता है। Then next is a low spin octahedral D6 complex has electronic distribution। अब लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल D6 कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है तो उसमें इट मींस D के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएंगे आपके लोअर एनर्जी T2G में, देन उसके बाद जाएंगे EG में। जबकि आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो सारे आपके पेयर अप होकर चले जाएंगे T2G में। T2G में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, पेयर अप हो जाएंगे, जबकि EG में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, को 0। तो ये हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन T2G6 EG0। अब इसके पास क्योंकि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसकी वजह से ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगी T2G6 EG0, क्योंकि T2G जो है वो लोअर एनर्जी है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स पहले डिस्ट्रीब्यूट होंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स को ऑक्यूपाई करेंगे। Then next is amylopectin gives which color with iodine। amylopectin जब आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है तो वो वायोलेट या रेडिश वायोलेट कलर देता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज न्यूक्लियोफाइल अटैक्स कीटोन्स ऑन। अब न्यूक्लियोफाइल के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव और कार्बोनाइल कार्बन, अगर हम कीटोन्स की बात करें तो कीटोन्स में जो आपका जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है उसमें ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होती है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होती है। तो ये न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करता है, कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करता है, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो कार्बोनाइल कार्बन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोफाइल इन द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। जब भी हम बेंजीन की नाइट्रेशन करवाते हैं तो उसमें जो आपका इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो होता है नाइट्रोनियम आयन होता है, NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन। और ये कहाँ से मिलता है हमें, ये जब हम नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं तो वहां पे आपका ये नाइट्रोनियम आयन प्रोड्यूस होता है, देन हम नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन करवाते हैं। तो नाइट्रोनियम आयन बेसिकली नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में एज इलेक्ट्रोफाइल काम करता है। देन नेक्स्ट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन फिशर एस्ट्रिफिकेशन। एस्ट्रिफिकेशन या फिशर एस्ट्रिफिकेशन की अगर हम बात करें तो उसमें होता क्या है, बेसिकली कार्बोजाइलिक एसिड एंड अल्कोहल आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या चीज बनाते हैं, ये बनाते हैं ईस्टर एंड वाटर। दिस रिएक्शन इज नोन एज ईस्ट्रिफिकेशन। तो अगर तो हम सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करेंगे एज अ कैटलिस्ट, उसको हम कहेंगे फिशर ईस्ट्रिफिकेशन। तो फिशर ईस्ट्रिफिकेशन में बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड का काम क्या होता है, ये एक्ट करता है एज अ एसिड कैटलिस्ट। देन नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूसेस। मोल्टन सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे जब भी हम, तो वो क्या चीज प्रोड्यूस करता है, सोडियम आयंस प्रोड्यूस करता है और क्लोराइड आयंस प्रोड्यूस करता है। सोडियम आयंस कहाँ जाएंगे, कैथोड पे जाएंगे, और आपके क्लोराइड आयंस कहाँ जाएंगे, एनोड पे जाएंगे। तो यहाँ पे जाकर ये क्या करेंगे, सोडियम के आयंस जो हैं वो ये
चार्ज गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सोडियम में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये जो है अपना चार्ज लूज करके क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बेसिकली जब भी मोल्टन सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइसिस होती है तो कैथोड पे सोडियम बनता है और एनोड पे क्लोरीन बनता है। तो सोडियम एट कैथोड एंड क्लोरीन एट एनोड। जबकि दूसरा ऑप्शन अगर हम देखें तो यहाँ पे कह रहा है कि हाइड्रोजन बनता है कैथोड पे और ऑक्सीजन बनता है एनोड पे। ये कब बनेगा, ये तब बनेगा जब एक्वस सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे। तो जब हम एक्वस सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे उसमें क्योंकि वाटर भी होता है, तो वहां उसमें फिर क्या होता है, हाइड्रोजन बनता है कैथोड पे और ऑक्सीजन बनता है एनोड पे। लेकिन मोल्टन सोडियम क्लोराइड जो है वो सिंपली हमने सोडियम क्लोराइड को मेल्ट किया हुआ है, तो इस केस में आपका सोडियम बनेगा कैथोड पे और क्लोरीन बनेगा एनोड पे। देन नेक्स्ट इज इन ग्रीन केमिस्ट्री वी डू नॉट यूज। अब यहाँ पे हमारे पास जिन कैंडिडेट्स ने ये क्वेश्चन शेयर किया है, तो हम इनको एग्जैक्ट जो है वो ऑप्शंस याद नहीं थे, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था कि ग्रीन केमिस्ट्री में किस चीज़ का यूज़ नहीं होता। तो अगर तो हम ग्रीन केमिस्ट्री को देखें तो ग्रीन केमिस्ट्री बेसिकली जो है वो ग्रीन सॉल्वेंट्स को जो है वो प्रेफर करता है, जो सॉल्वेंट्स आपके हार्मफुल ना हो, हजार्डस ना हो, टॉक्सिक ना हो, उन सॉल्वेंट्स को यूज़ करने की ये इंसिस्ट करता है। तो ग्रीन केमिस्ट्री में बेसिकली हजार्डस या टॉक्सिक केमिकल्स का यूज़ नहीं होता। अब आई डोंट नो आपके पास ऑप्शंस क्या थे, तो ऑप्शंस के हिसाब से हम करेक्ट आंसर बता सकते हैं। देन नेक्स्ट इज हाउ इज एरोमेटिसिटी इन बेंजीन restored ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट द एंड आफ्टर सब्स्टिट्यूशन। अब जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है बेंजीन की, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो इलेक्ट्रोफाइल बनता है। देन दूसरे स्टेप में जो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक करता है, जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक करता है तो बेंजीन की जो एरोमेटिसिटी होती है वो खत्म हो जाती है। उसको रिस्टोर करने के लिए फिर लास्ट स्टेप में बेंजीन क्या करता है, प्रोटॉन को लूज करता है, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है। तो बाय लूजिंग प्रोटॉन ये क्या करता है, दोबारा से अपनी एरोमेटिसिटी गेन कर लेता है। तो जो थर्ड एंड लास्ट स्टेप होता है वो होता है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन एंड रिस्टोरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी। तो करेक्ट आंसर होगा आपका बाय लॉस ऑफ प्रोटॉन। देन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, ऑप्शंस नहीं है हमारे पास। तो ट्रिपल पॉइंट बेसिकली वो टेम्परेचर या प्रेशर होता है जिसमें किसी भी सब्सटेंस का सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म और गैस फेज तीनों को एग्जिस्ट करते हैं इक्विलिब्रियम में, उसको हम ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। देन नेक्स्ट इज CH2 डबल बॉन्ड CHCl। ये क्या चीज है, ये है आपका पोलीविनाइल ये आपका विनाइल क्लोराइड है। CH2 डबल बॉन्ड CH विनाइल क्लोराइड है। तो विनाइल क्लोराइड किस चीज को बनाता है, विनाइल क्लोराइड मोनोमर्स मिलकर क्या बनाते हैं, पोलीविनाइल क्लोराइड बनाते हैं। तो ये चीज क्या बनाता है, पोलीविनाइल क्लोराइड बनाता है। देन नेक्स्ट इज if the temperature is less than critical temperature what will be done to achieve liquefaction of gas। हम किसी भी गैस को लिक्विफाई करना चाह रहे हैं और टेम्परेचर जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से कम है। तो सपोज करें हमारे पास किसी भी कंटेनर में गैस है, इसका टेम्परेचर ऑलरेडी कम है, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, इस पे जैसे ही प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये गैस आपकी क्या हो जाएगी, लिक्विफाई हो जाएगी। लेकिन अगर तो ऐसा केस है जिसमें आपका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, तो वहां पे सिर्फ प्रेशर अप्लाई करने से आपकी गैस लिक्विफाई नहीं होगी। लेकिन जब आपका क्रिटिकल टेम्परेचर कम है, आपका जो टेम्परेचर है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से कम है, तो उस केस में सिर्फ अगर हम प्रेशर को ही इंक्रीज करते हैं और हीट को डिक्रीज करते हैं तो आपकी गैस जो है वो इजीली लिक्विफाई हो जाएगी। तो बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग हीट आपकी गैस जो है वो लिक्विफाई हो जाएगी। देन नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज डिक्रीज्ड बाय। सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड, अगर तो हम सपोज करें सिल्वर क्लोराइड ऑलरेडी हमारा क्या है, स्पेरिंगली सॉल्युबल है, तो इसको जैसे ही हम करते हैं तो इसके जो आयंस बनते हैं सिल्वर और क्लोराइड के आयंस बनते हैं। अब अगर तो हम इसमें कोई भी ऐसी चीज ऐड करते हैं जिसमें कोई भी कॉमन आयन है, सपोज करें हम सोडियम क्लोराइड ऐड कर देते हैं, तो सोडियम क्लोराइड के ऐड होने की वजह से सोडियम के आयंस बनेंगे और क्लोराइड के आयंस बनेंगे। तो अब प्रोडक्ट साइड पे जो है वो क्लोराइड के आयंस ज्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और आपका रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। बैकवर्ड जाके ये क्या करेगा, दोबारा से सिल्वर क्लोराइड को सॉलिड फॉर्म में बनाना स्टार्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगी, सिल्वर क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो सिल्वर क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी कब डिक्रीज होती है, जब हम कोई भी कॉमन आयन डालते हैं। तो कॉमन आयन यहाँ पे कौन सा है, सोडियम क्लोराइड को ऐड करने से क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड विल बी डिक्रीज्ड। देन नेक्स्ट इज
विच क्वांटम नंबर्स आर नॉट पॉसिबल, आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस में से ये ऑप्शन था जिसमें n की वैल्यू और l की वैल्यू दोनों सेम थी। तो ऐसी कंडीशन जिसमें n की वैल्यू और l की वैल्यू दोनों सेम हो तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि l की वैल्यू जो है वो स्टार्ट होती है l इज इक्वल्स टू n की वैल्यू से लेके टू 0 से लेके टू n-1, हमेशा n-1 की वैल्यू होगी। तो अगर तो n इज इक्वल्स टू 1 है तो आपकी l की जो वैल्यूज होंगी वो 0 होंगी। अगर तो n इज इक्वल्स टू 2 है तो आपकी l की वैल्यूज 0 और 1 होंगी। अगर तो n इज इक्वल्स टू 3 है तो आपकी l की वैल्यूज 0 होंगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 नहीं होगा। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन में n इज इक्वल्स टू 2 था, l इज इक्वल्स टू 2 था, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। Then next is in free radical polymerization, the initiator first. अब फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन जब भी होती है तो उसका पहला जो स्टेप होता है इनिशिएशन, उसमें क्या होता है इनिशिएटर जो है वो टूटता है, उसमें से फ्री रेडिकल बनते हैं। देन दूसरे स्टेप में क्या होता है वो फ्री रेडिकल मोनोमर से रिएक्ट करते हैं। थर्ड स्टेप में क्या होता है वो मोनोमर्स आपस में मिलकर एक रेडिकल की चेन बनाते हैं। और लास्ट स्टेप आपका होता है टर्मिनेशन, जिसमें जो है वो दो कोई भी रेडिकल्स कंबाइन होकर चेन रिएक्शन को स्टॉप करते हैं। तो सबसे पहला काम इनिशिएटर क्या करता है, ये रेडिकल बनाता है जो कि मोनोमर से रिएक्ट करेंगे। तो इट विल फॉर्म रेडिकल दैट रिएक्ट विथ मोनोमर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज विच ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन टिपिकल एसिड बेस बिहेवियर, इनमें से कौन सा ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। जबकि अगर हम बात करें सोडियम ऑक्साइड की और मैग्नीशियम ऑक्साइड की, तो ये दोनों आपके मेटल के ऑक्साइड्स हैं, तो ये आपके बेसिक ऑक्साइड्स हो जाएंगे। जबकि आपका जो सल्फर का ऑक्साइड है ये आपका एसिडिक ऑक्साइड होगा। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है इसमें दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं, ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, ये होता है आपका एम्फोटेरिक। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, Al2O3। Then next is Grignard reagent is prepared in dry ether because Grignard reagent को dry ether में क्यों प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि Grignard reagent जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके अल्केन बना देता है। जबकि Grignard reagent और dry ether जो है वो ड्राई ईथर गिरगिनार्ड रिएजेंट से रिएक्ट नहीं करता, ये अनरिएक्टिव होता है टूवर्ड्स गिरगिनार्ड रिएजेंट। तो इसकी वजह से गिरगिनार्ड रिएजेंट को वाटर में प्रिपेयर नहीं करते, ड्राई ईथर में प्रिपेयर किया जाता है टू प्रिवेंट इट्स रिएक्शन विद वाटर। देन नेक्स्ट इज SN2 रिएक्शन फेवर। SN2 रिएक्शन जो होता है उसमें एक ही स्टेप में सारा कुछ हो रहा होता है, आपका जो है वो इसी में न्यूक्लियोफाइल बैकसाइड कार्बन को बैकसाइड से अटैक कर रहा होता है और आगे से जो है वो हैलाइड आयन निकल रहा होता है। तो SN2 रिएक्शन क्योंकि एक ही स्टेप में हो रही होती है तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड जो कि क्राउडेड हैं तो वो उसको फेवर नहीं करते, जबकि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स में इजीली आपका न्यूक्लियोफाइल बैकसाइड से अटैक करेगा और आगे से आपका हैलाइड आयन निकल जाएगा। तो SN2 रिएक्शन जो वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को फेवर करता है, जबकि SN1 रिएक्शन जो है वो टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स को फेवर करता है। देन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन था हमारे पास। प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ HBr विथ 1 प्रोपीन, जब भी हम HBr को 1 प्रोपीन के साथ रिएक्ट करते हैं विदाउट पेरोक्साइड तो हमारी प्रोडक्ट क्या बने। अब जब भी हम HBr को 1 प्रोपीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो सपोज कर लें ये हमारे पास क्या है 1 प्रोपीन है, ओके। ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, HBr के साथ रिएक्ट कर रहा है विदाउट पेरोक्साइड। विदाउट पेरोक्साइड जब भी हम इसका रिएक्शन करवाएंगे तो ये मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये उस वाले कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके पास ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, तो ये हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के साथ जाके अटैच होगा। जबकि ब्रोमीन जो है वो जो ब्रोमीन जो है ये इस वाले कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाएगा। तो आपकी प्रोडक्ट क्या बनेगी, CH यहाँ पे आकर ब्रोमीन लग जाएगा, देन आपका आ जाएगा CH3। तो ये आपका हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो विदाउट पेरोक्साइड अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तो वो मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करेगा और आपका रिएक्शन आपका जो प्रोडक्ट है वो कौन सा बनेगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन। जबकि इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड अगर हम इसका रिएक्शन करवाएंगे तो वो मार्कोनिकोव रूल के अगेंस्ट जाएगा और आपके पास फिर प्रोडक्ट कौन सी बनेगी, 1 ब्रोमो प्रोपेन बनेगी। तो विदाउट पेरोक्साइड आपकी 2 ब्रोमो प्रोपेन बनेगी। तो ये हमारे पास केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थे। अगर तो उसके अलावा कोई क्वेश्चंस आपको याद हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास इंग्लिश का पोर्शन था। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम इंग्लिश इज
लाइब्रेरियन डिवाइडेड बुक ब्लैंक 3 मेन कैटेगरीज। तो जब भी डिवाइड की बात आती है तो डिवाइड इनटू होता है। तो लाइब्रेरियन डिवाइडेड बुक इनटू 3 मेन कैटेगरीज, तो इनटू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। देन नेक्स्ट इज द नोटिस वाज रिटन इन प्लेन लैंग्वेज सो दैट रीडर अंडरस्टैंड इट इजीली। नोटिस जो है वो प्लेन लैंग्वेज में लिखा गया था ताकि रीडर जो है वो उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। डिस्कशन फोकस्ड ऑन द कॉज ऑफ डिले, फोकस के साथ ऑन आता है तो डिस्कशन फोकस्ड ऑन द कॉज ऑफ डिले हो जाएगा। देन चूज द करेक्ट सेंटेंस, इनमें से करेक्ट सेंटेंस कौन सा होगा? दिस मेथड इज मोर इजियर देन प्रीवियस वन, दिस मेथड इज मोस्ट इजियर, इजियर या मच इजियर। तो इजियर जो है वो ऑलरेडी जो है वो एक आपकी जो है वो कंपैरेटिव फॉर्म है इजी की, तो उसके साथ मोर या मोस्ट नहीं लगेगा, तो उसके साथ मोस्टली मच यूज होता है। तो दिस मेथड इज मच इजियर देन प्रीवियस वन, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट सेंटेंस। आई हैव सीन हिम यस्टरडे, आई हैड सॉ हिम यस्टरडे, आई सॉ हिम यस्टरडे, आई सीन हिम यस्टरडे। तो यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, आई सॉ हिम यस्टरडे, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट इज पैसिव वॉइस। कोई एक्टिव सेंटेंस आपको दिया हुआ था, उसका पैसिव वॉइस बताना था। तो आपके पास जो एक्टिव वॉइस, जो यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स ने हमें कहा है कि ये हमारा करेक्ट आंसर था, द रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड टुमारो, ये करेक्ट पैसिव वॉइस है। जबकि इसका एक्टिव अगर हम देखें तो वो क्या हो जाएगा? दे विल अनाउंस द रिजल्ट टुमारो। इसका पैसिव हो जाएगा द रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड टुमारो। देन नेक्स्ट इज रिलायबल की मीनिंग पूछी गई थी या साइनोनिम पूछा गया था। तो रिलायबल मीन्स जो ट्रस्टवर्दी हो, जो काबिले एतमाद हो। तो काबिले एतमाद यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। देन फ्रीक्वेंट का साइनोनिम या मीनिंग पूछा गया था। फ्रीक्वेंट मीन्स वो चीज जो बार बार हो, बार बार होने वाला, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन एक्सपेंड की मीनिंग पूछी गई थी। एक्सपेंड मीन्स किसी चीज को एक्सटेंड करना, फैलाना। तो फैलाना यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। देन नेक्स्ट इज बाय द नेक्स्ट मंडे शी ब्लैंक कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय द नेक्स्ट मंडे शी विल हैव कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं कुछ। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट? हमारे पास दो तरह की असेसमेंट होती हैं, एक फॉर्मेटिव असेसमेंट, एक समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस होती है, जिसमें हम असाइनमेंट्स के थ्रू, प्रेजेंटेशंस के थ्रू या क्विज के थ्रू स्टूडेंट को एवेल्युएट करते हैं। जबकि जो समेटिव असेसमेंट होती है वो हम बिल्कुल जो है वो लर्निंग के एंड पे करते हैं, ताकि हम स्टूडेंट की एवेल्युएशन कर सकें। तो ड्यूरिंग लर्निंग जो असेसमेंट होगी उसको हम फॉर्मेटिव कहेंगे, और आफ्टर लर्निंग जो असेसमेंट होगी उसको हम समेटिव कहेंगे। देन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था, विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल ऑफ पाकिस्तान डील्स विद एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन? एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन से रिलेटेड पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है? तो वो है आर्टिकल 25A। आर्टिकल 25A ये कहता है कि स्टेट शेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन 5 to 16 ईयर्स। 5 to 16 ईयर्स के एज के जो भी बच्चे हैं उनको लाजमी जो है वो लाजमी एजुकेशन दी जाए, और वो फ्री एजुकेशन दी जाए। Then next is a child is able to understand that the volume of water stays the same even if container shape changes. What level is this? अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर एक बच्चा है जो कि इस चीज को समझता है कि सपोज कर लें हमारे पास एक ग्लास है, एक ग्लास में हमारे पास पानी था, उसका वॉल्यूम कितना था? 5 ml था। अब इसको हमने क्या किया, एक बड़े से बाउल में हमने इस पानी को डाल दिया। तो इस बाउल में डालने के बाद क्या हुआ, कंटेनर की शेप तो चेंज हुई लेकिन वॉल्यूम सेम रहा। वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं आया, जितना वॉल्यूम पानी का इसमें था उतना ही वॉल्यूम पानी का इसमें था। तो ये एक स्टूडेंट कब लर्न करता है? अगर तो एक बच्चा जो है वो इस चीज को समझ जाता है तो इट मीन्स उसका स्टेज कौन सा है? तो उसका स्टेज होगा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जो बच्चा जो है वो लॉजिक समझ जाता है, और इसकी जो एज होती है वो अराउंड 7 to 11 ईयर्स की एज होती है। तो बेसिकली तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। देन नेक्स्ट इज यूजुअल सीक्वेंस ऑफ फॉर्मल स्कूलिंग इन पाकिस्तान आफ्टर प्राइमरी लेवल। पाकिस्तान में जो यूजुअल सीक्वेंस है प्राइमरी एजुकेशन की, उसमें सबसे पहले प्राइमरी एजुकेशन आती है, देन मिडिल एजुकेशन आती है, देन सेकेंडरी एजुकेशन, देन हायर सेकेंडरी एजुकेशन। प्राइमरी जो है वो 5 क्लास तक होती है, देन आपका मिडिल जो है वो 6 से लेके 8 ग्रेड तक होगा,
देन सेकेंडरी जो है वो 9 एंड 10 ग्रेड होगा और हायर सेकेंडरी जो है वो फर्स्ट ईयर एंड इंटर हो जाएगा। देन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था, इन अ ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट स्टाइल एमसीक्यू टेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पेपर डिजाइन इज। रिक्रूटमेंट के लिए एक ट्रांसपेरेंट एमसीक्यू डिजाइन टेस्ट लिया जा रहा है, तो उसके लिए एक स्ट्रॉन्गेस्ट पेपर डिजाइन क्या होगा कि वो बैलेंस्ड हो, ब्लूप्रिंट बेस्ड पेपर हो, सिलेबस के साथ मैच हो और उसका क्लियर मार्किंग क्राइटेरिया हो। तो इस तरह का अगर आपके पास कोई ऑप्शन था वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था, इन अ लो एनरोलमेंट रूरल स्कूल, रूरल का एक लो एनरोलमेंट स्कूल है तो वहां पे एक्सेस कैन बी प्रोटेक्टेड विदाउट रिड्यूसिंग लर्निंग स्टैंडर्ड्स बाय यूजिंग। तो अगर तो एक रूरल स्कूल है जिसमें एनरोलमेंट बच्चों की कम है तो वहां पे हम कैसे जो है वो लर्निंग स्टैंडर्ड्स को रिड्यूस किए बगैर एक्सेस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इस केस में क्या होता है, बेसिकली इन केसेस में हम क्या करते हैं, मल्टी ग्रेड टीचिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि सबको एक साथ बिठाकर जो सिलेबस पूरा का पूरा कवर करवा देते हैं। तो जो मल्टी ग्रेड टीचिंग जो है वहाँ पे हम फॉलो करते हैं। उसमें ट्रेंड टीचर्स होते हैं हमारे पास, तकरीबन हर सिलेबस को जो है डिफरेंट ग्रेड्स के बच्चों को एक साथ बिठाकर जो है वो एक ही टीचर उनको टीच करता है, ट्रेंड होते हैं और जो है जो रिक्वायर्ड करिकुलम होता है उसको फॉलो किया जाता है। Then next is intrinsic motivation is best supported when learning task provide। अब इंट्रिंसिक मोटिवेशन बेसिकली किसी बच्चे को मोटिवेट करना कि वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम को पास करने के लिए या ग्रेड्स के लिए ना पढ़े लेकिन उसको एंजॉय करे और जो है वो अपनी ग्रोथ के लिए किसी चीज को पढ़े। तो उसके लर्निंग टास्क में क्या होना चाहिए, चॉइस होनी चाहिए, कॉम्पिटेंस होनी चाहिए और मीनिंगफुल चैलेंज होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट हमारे पास है, when a learner shows severe test anxiety before practical work, the best initial education response is। अब अगर तो कोई लर्नर है जिसको प्रैक्टिकल वर्क करने से पहले एक सीवियर किस्म की एंजाइटी हो रही है, तो उसके लिए बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होगा? उसके लिए बेस्ट रिस्पॉन्स ये होगा कि उसकी एंजाइटी जो है, उसकी एंजाइटी का रीज़न मालूम किया जाए और उसकी जो है सबसे पहले तो उसकी एंजाइटी को रिड्यूस किया जाए, देन उसको अच्छे से टास्क को समझाया जाए, देन उसको एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट दिया जाए और उसको उस एंजाइटी से डील करने की स्ट्रेटजीज बताई जाए। तो टीच कॉपिंग स्ट्रेटजीज एंड ऑब्जर्व, उसके बाद फिर उसकी प्रोग्रेस को ऑब्जर्व किया जाए। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। Then next is when a group becomes noisy, the most appropriate prevention or first response। अगर तो किसी टीचर को पढ़ाने के दौरान कोई ग्रुप जो है वो नॉइजी हो जाता है, बहुत ज्यादा शोर मचा रहा है, अ, तो उसमें जो है सबसे पहला जो रिस्पॉन्स आना चाहिए वो क्या आना चाहिए कि दोबारा से जो है वो रोल्स को रिपीट किया जाए, टास्क के स्टेप्स को दोबारा से बताया जाए और जो है वो लर्निंग से पहले ही हर चीज को क्लियर किया जाए ताकि जो है वो बाद में स्टूडेंट्स का फिर जो है वो नॉइज जो है वो इंक्रीज ना हो। तो रीस्टेट रोल्स, टास्क स्टेप्स एंड वॉइस लेवल। Then next is when conflict between students escalate, the teacher's immediate priority is to। अगर तो बच्चों के बीच में लड़ाई हो जाती है तो सबसे पहले टीचर का इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? तो सबसे पहला तो टीचर का रिस्पॉन्स ये होना चाहिए कि उन बच्चों को सेपरेट करे जो आपस में लड़ रहे हैं ताकि वो एक दूसरे को हार्म ना कर सकें और उसके बाद फिर फर्दर कोई भी एक्शन लिया जाए। सेपरेट सेफली एंड डी एस्केलेट फर्स्ट। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। Then next is a lesson objective stating that students will compare ionic and covalent bonds using evidence is strong। एक स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है कि स्टूडेंट जो है वो आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड को कंपेयर करेगा एविडेंस के थ्रू। तो ये स्ट्रॉन्ग लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्यों है? क्योंकि ये जो है ये ऑब्जर्वेबल है और कॉन्सेप्ट बेस्ड है, कॉन्सेप्चुअली फोकस्ड है। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। Then next is before teaching the mole concept, a diagnostic test activity should check prior understanding of। अगर तो कोई टीचर है जिसको मोल का कॉन्सेप्ट समझाना है बच्चों को, तो मोल के कॉन्सेप्ट समझाने से पहले उसको एक रैंडम टेस्ट लेना चाहिए, भले वो बच्चों से क्वेश्चंस पूछ ले कि उनको मोल के बारे में क्या आता है। तो मोल से रिलेटेड उनको किस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बच्चों को रेशियोज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मासेस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर तो स्टूडेंट्स की वो अंडरस्टैंडिंग है तभी वो मोल का कॉन्सेप्ट समझा पाएगा, अगर तो वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो सबसे पहले वो उन चीज़ों को क्लियर करेगा, देन वो मोल का कॉन्सेप्ट समझाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा रेशियो, मास एंड पार्टिकल्स। Then next is when a student shares sensitive personal information, the counselor should।
अगर तो कोई स्टूडेंट है जो एक सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, तो काउंसलर को क्या करना चाहिए? तो काउंसलर को सबसे पहले तो उसकी प्राइवेसी को मेंटेन करना चाहिए जब तक उसकी जो है सेफ्टी इसमें इन्वॉल्व ना हो। अगर तो कोई थ्रेड्स हैं, अगर तो आपको लगता है कि इसमें उसकी जो है वो सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखने से उसकी सेफ्टी पे अफेक्ट हो रहा है, तो आपको जो क्या करना चाहिए, उसकी जो है वो हायर अथॉरिटीज में वो बात लेकर जानी चाहिए और उसकी प्राइवेसी को मेंटेन रखना चाहिए। मेंटेन प्राइवेसी अनलेस सेफ्टी रिक्वायर्स रेफरल। Then next is career counseling of grade 8 students begin with exploring. तो ग्रेड 8 के स्टूडेंट्स बेसिकली उस एज के होते हैं जिसमें उनको अपने इंटरेस्ट, अपनी एबिलिटीज और अपने ऑप्शंस का पता होता है, बजाय इसके कि उनको कोई चीज़ इम्प्लीमेंट की जाए कि नहीं आपको यही पढ़ना है। तो उनको चॉइस दी जाए, उनकी इंटरेस्ट को देखा जाए, उनको ऑप्शन दिया जाए, तो तभी उनकी कैरियर काउंसलिंग होगी। उनको कोई एक कैरियर दे नहीं देना चाहिए, उनको चूज करने के लिए बोला जाए, तो इंटरेस्ट, एबिलिटीज एंड ऑप्शंस उनके एक्सप्लोर करने चाहिए। Then next is if a teacher suspects a learning difficulty after repeated observation, the appropriate next step is। अगर तो कोई टीचर है जो कि देख रहा है कि किसी लर्नर को लर्निंग डिफिकल्टी हो रही है आफ्टर रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, तो उसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? तो उसको जो है बेसिकली उसके जो पूरी एविडेंस के साथ, उसको जो है उसकी डॉक्यूमेंटेड क्लासरूम एविडेंस के साथ उसको हायर अथॉरिटीज को जो है वो रेफर करना चाहिए। रेफर विथ डॉक्यूमेंटेड क्लासरूम एविडेंस। देन नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन अ स्टूडेंट रिपोर्ट्स परसिस्टेंट बुलिंग, द फर्स्ट काउंसलिंग रिस्पॉन्स शुड बी टू। अ, तो अगर तो कोई स्टूडेंट ऐसा है जो बुली किया जा रहा है और कंटिन्यूअसली उसके वो बुली हो रहा है, तो उसके लिए फर्स्ट काउंसलिंग रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? उसको अच्छे से सुनना चाहिए, उसको ये इंश्योर करवाना चाहिए कि आप सेफ हो, और उसके बाद उसको फिर आगे हायर अथॉरिटीज को रेफर करना चाहिए। लिसन, इंश्योर सेफ्टी एंड रेफर। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जो कैंडिडेट्स ने हमारे साथ शेयर किए थे। अगर तो आपको कोई और क्वेश्चंस याद हों तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर तो आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया अभी तक, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, जिसमें हम टाइम टू टाइम जो अपडेट्स जो है वो शेयर करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।